तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। अगर आप अभी भी अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें 9628959237 पर, या आप केवल मॉडल पेपर लेना चाहते हैं हिंदी का तो केवल मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, जिसमें 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे केवल मॉडल पेपर में। तो दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क है, आप हमें केवल व्हाट्सएप करके पहला मॉडल पेपर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का सबसे पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल बेहद आसान है, तो पहले आसान सवाल लेंगे, फिर उसके बाद कठिन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, निर्विवाद रूप से कुछ आसान सवाल आपको मिलेंगे और कुछ कठिन सवाल आपको मिलेंगे। दोनों तरह के सवाल मिलेंगे। बस ये है कि आप आसान सवालों को गलत न करें। आसान सवालों के जवाब अगर आप सही दे देते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है, आपका चयन सुनिश्चित है। लेकिन अगर आपने गलत जवाब दे दिए आसान सवालों के, तब थोड़ी सी समस्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। अब ये जो चारों, समस्या नहीं है, आपका चयन सुनिश्चित है। चारों सप्तक जो हैं उन सप्तकों में आपको उनके सन याद रखने हैं और चारों तार सप्तकों के नाम भी याद रखने हैं। यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो चारों तार सप्तक हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। यानी जो पहला तार सप्तक है उसको प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता। ध्यान रखिएगा, प्रथम तार सप्तक उसे नहीं कहा जाता। तार सप्तक जो पहला वाला है उसका नाम केवल तार सप्तक ही है, वहां प्रथम आपको हटा देना है। प्रथम तार सप्तक को नहीं कहा जाता है। इनका जो समय है ये याद रखिएगा, ज्यादातर लोगों को याद होगा। इनका समय 8 साल बाद आता है, भले इनका नाम सप्तक है। यानी पहला 43 में आएगा, दूसरा उसके 8 साल बाद 43 के बाद 51, 51 के बाद फिर दूसरा 8 साल बाद 59, और फिर चौथा जो है वो 20 साल बाद आता है। यानी पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 59 और चौथा 79 में आता है। तो इस तरीके से इसका नाम याद रखना है, द्वितीय तार सप्तक। फिर अगर उसमें 48 में 51, 48 4 43 8 51, यानी आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी यहां पर एकदम आपका राइट है, ऑप्शन सी। आनंद कादम्बनी पत्रिका कौन निकालते थे। ये प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो हैं उनके विषय में आप जानते रहिए, क्योंकि जो पत्रिकाएं हैं इनसे संबंधित भी सवाल आपके यहाँ पूछे जाएंगे। अब देखिए, ये एक दिन मैं पत्रिकाओं पर अलग से क्लास ले लूंगा। जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उन पर सवाल आपके क्या क्या बनेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए कि कौन सी पत्रिका कौन निकालते थे, कहां से निकलती थी, इस तरह का। तो यहां पर बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। एक मजेदार बात है कि जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग के ज्यादातर जो कवि थे उनकी एक पत्रिका भी थी, यानी वो किसी न किसी पत्रिका से भी संबद्ध हुआ करते थे। तो जैसे हम अगर भारतेंदु को ही देख लें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं मिलती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं मिलती हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी ये, और हरिश्चंद्र चंद्रिका, यानी हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, और एक कौन सी है, बाला बोधनी। एक चीज यहां पे और पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का जो समय है या नवजागरण का जो समय है वो कब से शुक्ल जी मानते हैं। तो शुक्ल जी, इनकी ही एक रचना, इनकी ही एक पत्रिका 1968 कवि वचन सुधा, ध्यान रखिएगा 1968, रचना का नाम क्या है, कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा से ही वो शुरुआत मानते हैं। ठीक है, शुक्ल जी। अब यहां पर विभिन्न हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हो गई। बालकृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम क्या था, हिंदी प्रदीप नाम था। कहां से छपती थी, इलाहाबाद से। कब से छपती थी, तो 1877 से छपती थी।
फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। अब प्रताप नारायण मिश्र कौन सी पत्रिका निकालते थे? 1883। 1883। और ये प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो मिश्र मतलब ब्राह्मण होते हैं, तो इनकी पत्रिका का नाम भी क्या था? ब्राह्मण पत्रिका था। और ब्राह्मण पत्रिका, एक गाना है कि छोरा गंगा किनारे वाला, तो ये गंगा कहां किनारा है? कानपुर का। तो कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे 1883 में। तो प्रताप नारायण ब्राह्मण 1883 कानपुर, इस तरह से याद रखेंगे। फिर इसी तरीके से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, तो इनके नाम में ही उस पत्रिका का नाम छिपा हुआ है। नागरी नीरद, नीरद नीर को देने वाला यानी बादल, तो यहां पर भी क्या है? प्रेम घन बादल के लिए कहा गया है, और यहां पत्रिका में भी नीरद लगा हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे? नागरी नीरद। और यह पत्रिका जो है 1893 साप्ताहिक मिर्जापुर। 1893 कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। और कहां से निकलती थी? तो ये मिर्जापुर से निकलती थी। तो ये बहुत चर्चित पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया, किस सन में हुआ, किस प्रकार की पत्रिका थी, ये सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? निम्नलिखित में कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो यह आसान सा सवाल है। अज्ञेय भवानी प्रसाद मिश्र, नेमी चंद जैन अथवा मुक्ति बोध, इसमें से आपको बताना है कि कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। आप देखिए भवानी प्रसाद मिश्र, ये आपके तार सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये तार सप्तक के कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी सारे लोग तार सप्तक में सम्मिलित होते हैं। जैसे अज्ञेय ने तो स्वयं तार सप्तक ही चलाया था, तो वो तो इसी में आ जाएंगे। अज्ञेय के संपादक में हुआ था। अज्ञेय रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमी चंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, ये सारे लोग किसमें आते हैं? 1943 में संपादित होने वाले तार सप्तक में आते हैं। किसमें आते हैं? तार सप्तक में आते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसका निबंध है? संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य सभ्यता के घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, आत्मनिर्भरता। अब देखिए समय चल रहा है आत्मनिर्भरता का ना, तो आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसका निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट का निबंध यहां पर मिल जाता है, आत्मनिर्भरता। इन्हें क्या कहा जाता है? तो हिंदी का स्टील कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इन्हें? हिंदी का स्टील कहा था। जरूर याद रखिएगा, निबंध के क्षेत्र में इन्हें हिंदी का स्टील कहा जाता है। इसके अलावा बाल विवाह, माता का स्नेह, मेला ठेला, अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? काल चक्र का चक्कर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रतिभा, आत्मगौरव, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, और इनका एक निबंध है जो और आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्या है? आंसू। क्यों आंसू महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी नाम से जयशंकर प्रसाद की एक काव्यकृति भी है और इसी नाम से इनका एक निबंध भी है। तो काव्यकृति और निबंध दोनों होने की वजह से यहां पर आपसे पूछा जा सकता है या आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। हिंदी नई चाल में ढली, यह घोषणा किसने की थी? यह सवाल कई बार पूछा गया है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह उद्घोषणा किसने की है? तो यह 1873 में कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में करते हैं। कब करते हैं? 1873। पुस्तक का नाम क्या है? कालचक्र। कालचक्र में यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसकी घोषणा करते हैं। और साहित्य समाज का दर्पण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज का दर्पण है, यह किसका कथन है? समाज का दर्पण है। तो यह कथन आपके महावीर प्रसाद
द्विवेदी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तो यहां पर राजा द्वय के नाम से ये जाने जाते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दोनों को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है खड़ी बोली के उन नायकों में या हिंदी गद्य के उन नायकों में। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? दुलाई वाली, ध्यान रखिएगा ये सारी कहानियां इनकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अब देखिए दुलाई वाली, अब देखिए जब किसी का विवाह तय होने लगता है, तो पहले तो ये धारणा थी, अब तो नहीं है, जब विवाह तय होने लगता है तो लोग क्या सोचते हैं, चलो एक बढ़िया काम वाली आ गई, काम वाली क्या आके करेगी? दुलाई करेगी। दुलाई का मतलब धुलाई करेगी। तो ऐसे याद रखेंगे, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली किसकी है? महिला। कैसी? बंग महिला। तो बंग महिला यानी महिला आएगी तो क्या करेगी? धुलाई करेगी। दुलाई वाली आ गई एक। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। दुलाई वाली के बाद और जो रचनाएं हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें। अब उस स्त्री से कोई बात नहीं करता तो किससे बात करती है? चंद्रदेव से मेरी बातें। और पति भी उस समय चोरी से जाता था, जैसे दूसरे के पत्नी से मिलने जा रहा हो ना। तो पहले इसको रोमांटिज्म से नहीं जोड़ा जाता था, आज तो रोमांटिज्म से जोड़ा जाता है कि अरे आप मुझे प्यार करते हैं तो चौराहे पे मुझे प्रपोज करेंगे। और उस समय अगर अपनी पत्नी को सबके सामने हंस दिए, बोल दिए, तो आप क्या साबित होते थे? चलिए उस शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते, आप सब जानते होंगे। तो इसका मतलब वो जब उसके घर में कोई से बात करने वाला होता नहीं था तो उसको क्या कहते थे? वो मान लीजिए चांद से बात करती थी। तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में। कुंभ में छोटी बहू 1904 में आ गई। फिर क्या होती है? कुंभ में छोटी बहू। अब क्या था कि जो छोटा वाला लड़का था उनका पगलेट था, पागल था। तो क्या हुआ है भाई, लोग गए कुंभ घूमने के लिए तो उनको एक बहू मिल गई। ये कहानी नहीं है, मैं अपने से बना रहा हूं कि आपको चीजें याद रहें। तो क्योंकि वो जो दुलाई वाली थी उससे कोई बात नहीं करता था, तो इस तरीके से क्या हो गया? चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू। अब ये जो छोटी बहू आई उससे क्या काम करवाते थे? उससे दुलाई वाली का काम करवाते थे और दलिया बनवाते थे। क्या करवाते थे? दुलाई वाली और उससे क्या बनवाते थे? दलिया बनाते। चल दलिया बना। तो जो कुंभ से बहू लाए थे उससे दुलाई करवाते थे और उससे दलिया बनवाते थे। तो दलिया किस सन में बनवाया उन्होंने? 9 में। और दुलाई कब करवाई? 7 में। तो 1907 में हो जाएगा, ये 1907 की हो जाएगी और ये 1909 की हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे भी याद रखना हो, क्योंकि इनका डेट याद रखना हो कि दुलाई वाली की डेट क्या है, क्योंकि ये प्रथम कहानियां हैं। तो दुलाई का मतलब क्या होता है? धुलाई। अब पहले छोटा जो साबुन होता था, अरे बहुत सारे लोगों की शादी हुई है भाई कुंभ में, आप देखा नहीं है जो सर्व सामाजिक विवाह होता है जिसमें सबको एक एक पत्नी मिलती है, सारी पत्नियां जाके खड़ी रहती है, उसमें वरमाला डाला जाता है, बड़ा बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। मैं भी गया था, बस मुझे कोई मिली नहीं। तो वो सामूहिक विवाह होता है कुंभ में। तो उसी विवाह से कुंभ में छोटी बहू को ला लिए थे, फिर उससे दुलाई वाला काम करवाए। तो दुलाई वाले का काम जो करवाते थे उसके लिए साबुन की आवश्यकता पड़ती है। साबुन की जो पहले टिकिया मिलती थी 5 की मिलती थी, लेकिन अब 7 रुपए की मिलने लगी है। तो 1907 में दुलाई करवाते थे 7 वाली टिकिया से। दलिया 1909 में। तो इस तरह से दलिया भी इनको याद रखना है। तो ये सारी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। राजेंद्र बाला घोष हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका इनको माना जाता है। क्या माना जाता है इनको? हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ठीक है, अब यहां देखिए, अगर हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करें साथियों, तो सारे नाटक इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुछ नाटकों के मतलब जो वर्ण विषय हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है, तो ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है वह स्त्री विमर्श के दृष्टि से और स्त्री अधिकारों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक और चलता है मामला कि मान लीजिए जैसे कोई स्त्री है, तो आप महाभारत में देखिए कि महाभारत में स्त्रियों पर जुआ खेला जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको एसेट्स माना जाता है, वस्तु माना जाता है।
तो भाई आप सब कुछ हार गए, लेकिन पत्नी आपकी थोड़ी वस्तु थोड़ी जिसको आप हारने वाली कोई वस्तु है, लेकिन उसको भी हार गए क्योंकि उसको एसेट्स माना जाता था। यहां पर भी था कि पहले दो राजाओं के बीच जब युद्ध होता था तो युद्ध शांत करवाने के लिए जो लड़की होती थी, पुत्री होती, तो उसका विवाह करवा के संधि करवा लेते थे। तो कुल मिलाकर संधि के लिए भी वो एसेट्स थी, वस्तु थी। तो जो ये वस्तुवादी परंपरा थी उसको लेकर जो है ध्रुव स्वामिनी का एक बढ़िया स्टैंड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। राजश्री भी बहुत महत्वपूर्ण है और विशाख भी इनकी महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं में ध्यान रखिएगा कौन सी है, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशुक, जन्मेजय का नागयुग, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो यहां पर ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको कैसे याद रखना है, नाम है इनका लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए जो आपका सिंदूर होता है, तो सिंदूर में कई चीजें मिक्स करके सिंदूर बनाया जाता है, और फिर होली में जो होली लोग खेलते हैं उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे रंग का मिश्र होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंदूर की होली क्या याद रखेंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। सिंदूर की होली में एक और खास बात है, सिंदूर की होली में यह भी दिखाया गया है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के चक्कर में रहता है, चक्कर इन द सेंस की मतलब उसके प्रेम में रहता है, तो बहुत बंठन के रहता है। यानी आप उसकी बातचीत, उसका हंसना, उसका मतलब तेज, ये सब कुछ आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा बेटा आजकल कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है इस रचना में भी दिखाया गया है सिंदूर की होली में। तो इस तरीके से काफी महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है। अब ध्यान रखिएगा यहां पर हजार हजार बाहों वाली किसको बुला रही है, नागार्जुन को बुला रही है कि यार तुम धनुष धनुष छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, नहीं आओगे तो पुरानी जूतियों से मारूंगी। ठीक है, फिर वो नहीं डरते, कहते हैं कि आओ यहीं खिचड़ी खिलाऊंगी तुम्हें, और हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों की धमकी देके बुला रही है, किसको, नागार्जुन को बुला रही है। ठीक है, ये ट्रिक है, रियल में नहीं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब ये फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये जो रचना है ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जा रही है। अब ये रचना किसकी हो जाती है, तो ये आपके नागार्जुन की न होकर केदारनाथ अग्रवाल की हो जाती है। एक और चीज यहां पर है, युग धारा और युग की गंगा। युग की गंगा और युग धारा, यहां पर भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, गंगा जो है, आप जब केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं, कहां जाते हैं, केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं, तो वहां आपको गंगा मिलती है। और युग की धारा में बहुत सारे नाग आपको बहते हुए मिलेंगे। तो यानी नागार्जुन युग की धारा में नाग बह जाते हैं, और गंगा कहां मिलती है, जब आप केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तो इस तरह से युग की गंगा और युग धारा को आप अलग से याद करके रखिएगा, क्योंकि यह पूछा जाता है। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्रो देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। तो ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी बहुत चर्चित रचना है। आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई क्रस्तान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें। तो हे मेरी तुम भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम। ठीक है, तो यह भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल लेते हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। अब ध्यान रखिएगा, आधे अधूरे नाटक जो है ये नए तरह का नाटक है, इसलिए काफी चर्चित हो जाता है। इसे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। क्या माना जाता है, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। और
1969 में प्रकाशित हुआ और इसके पात्र भी पूछे जाते हैं, आधे अधूरे के पात्र भी पूछे जाते हैं। यानी बताइए, आधे अधूरे के पात्र बताइए। मोहन राकेश, देखिए इन्होंने कम नाटक लिखे हैं लेकिन ज्यादा अच्छे नाटक लिखे हैं। जैसे आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का हो गया, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये बहुत ही चर्चित नाटकों में से इनके हैं। अब जो आधे अधूरे हैं इसके पात्र आपसे पूछेगा, बताइए। आधे अधूरे के जो मुख्य पात्र हैं, सावित्री, महेंद्रनाथ, उनकी बेटियां किन्नी और उनका बेटा अशोक। तो सावित्री और महेंद्रनाथ, दो नाम आप जरूर याद रखिएगा, सावित्री और महेंद्रनाथ, किन्नी और जुनेजा, इनको छोड़ दीजिए, दो नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अब बात करते हैं इसी तरीके से मोहन राकेश का एक और नाटक है जो बहुत ही ज्यादा चर्चित है। अब उसमें मिश्रित शैली का प्रयोग किया गया है, कल्पना और मिथक दोनों का प्रयोग है, साहित्य भी है। क्या है वो? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में इस नाटक को पढ़ा तो बहुत रोया और उसके बाद ऐसा लगा कि ये अपराध कालिदास क्यों कर दिए, और मुझे लग रहा था अगर कालिदास कहीं मिल जाए तो उनको पटक के मारूं मैं खूब। तो उस समय यह दुख हो रहा था जब मैंने आषाढ़ का एक दिन पढ़ा था। तो आषाढ़ का जो एक दिन है इसके पात्र भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, पात्र भी आपको याद रखने हैं। पात्रों की बात करें तो इसमें जो कालिदास हैं वो इसके मुख्य पात्र हैं। कालिदास जो है वो मुख्य पात्र हैं। मल्लिका, मातुल और विलोम है, और अंबिका, प्रयोग मंजरी, दंतुल, रंगिणी, संगिणी, अनुस्वार और अनुनासिक, ये इसके और अन्य पात्र हैं, ठीक है। बाकी एक रचना इनकी और है, लहरों के राजहंस, ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है, लहरों के राजहंस। तो पूछा जाता है कि यह किसके जीवन पर आधारित रचना है, यह किसके जीवन पर आधारित रचना है। तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि जो ये लहरों के राजहंस है इस किसके जीवन पर आधारित है, बताएं आप सब। तो लहरों के राजहंस जो है यह नाटक जो है सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के बीच फंसे व्यक्ति के द्वंद्व को दर्शाता है। यहां पर नंद एक भिक्षु है जो सांसारिक जीवन में रहने के लिए फंसा हुआ है। नंद के जीवन को दोहराते हुए इसमें पूरी चर्चा की गई है, और इसका जो मुख्य विषय है वह किसका विषय है, तो वह महात्मा बुद्ध का है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख वर्ण विषय हैं वो भी आप सबको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए जितनी भी नई कविता है, नई कविता बड़ी खतरनाक है, तो नई कविता में प्रयोगवाद भी आता है। तो प्रयोगवाद की अपनी एक प्रवृत्ति है, अपनी एक विशेषता है, तो उस प्रवृत्ति और विशेषता के विषय में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति इनमें से क्या नहीं है। देखिए क्षणवाद, यानी क्षणवाद तो इसमें बहुत देखा गया है एकदम से, और बौद्धिकता, हर चीज को बहुत बुद्धि लगाकर देखने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा पारंपरिक उपमानों का उपयोग ये नहीं किया गया। इन्होंने क्या किया, कहा कि जो पारंपरिक उपमान है वो मैले कुचैले हो गए हैं, और उन पारंपरिक उपमानों से देवता भी कूच कर गए हैं, छोड़ के चले गए हैं। तो नए नए जो उपमान है उनका प्रयोग इन्होंने शुरू कर दिया। तो यहां पर दुखवाद भी इनके यहां मिलता है, यानी पारंपरिक उपमानों का प्रयोग यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से क्या छायावाद की विशेषता नहीं है? छायावाद की विशेषता क्या नहीं है? तो देखिए मैं शैली अपनाई। अब मैं शैली की बात कौन कर रहा है? छायावाद का एक कवि कर रहा है, निराला कर रहे हैं। यानी व्यक्तिगत जो चीजें हैं, अब महादेवी वर्मा का जो व्यक्तिगत दुख है उनको कविता में दिखाई पड़ता है।
निराला का व्यक्तिगत दुख उनकी कविता में दिखाई पड़ता है, प्रसाद का दुख उनकी कविता में दिखाई पड़ता है। यानी जो व्यक्तिगत दुख है वह कविता का भाव या पक्ष बन जाता है। तो व्यक्तिकता आपको छायावाद में मिलेगी। कल्पना तो पूरी तरह से रहस्यवाद जो वहां पर है वह अव्यक्त सत्ता के लिए कल्पना पर आधारित है। तो छायावाद में कल्पना भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। इसके अलावा रहस्य भी आपको छायावाद में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अव्यक्त सत्ता के प्रति जो वहां पर खोज है, देख लूं उस पार क्या है, ये वाली जो भावना है वो मिलती है। इतिवृत्तात्मकता जो है वह आपको छायावाद में देखने के लिए नहीं मिलती है। अब इतिवृत्तात्मकता किस काल में मिलती है? तो इतिवृत्तात्मकता आपको मिलती है द्विवेदी युग में। किसमें मिलती है? द्विवेदी युग में। तो द्विवेदी युग में क्या है कि हर एक छोटे विषय, इतिवृत्तात्मकता का मतलब हो सकता है कि बाल की खाल निकालना, यानी हर एक छोटे विषय पर भी कविता लिखना। और द्विवेदी जी कहते भी हैं कि कविता का जो वर्ण विषय है वो कुछ भी हो सकता है, यानी गतागत की पहेलियां बुझाना, नायिकाओं के नक्सिक पर लिखना बहुत पुरानी बात हो गई, तो इसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जो विषय हैं उन पर कविता लिखी जा सकती है। शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते हैं? शिव शंभू का चिट्ठा कौन लिखते हैं? देखिए, वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों ने 1904-1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। और बंगाल विभाजन के समय जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन उनका जो स्वभाव था बहुत ही खराब था भारतीयों के प्रति। और भारत के जो लोग थे, भारत के जो लोग थे उनके ऊपर इतने ज्यादा विरोध थे, इतने ज्यादा बोलने की आजादी नहीं मिली थी कि वो सीधे अपनी बात नहीं कह सकते थे। तो इसीलिए शिव शंभू जी ने क्या किया कि जो भी बात लिखी वो भांग खा के लिखी। और उन्होंने इस भंगेड़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया कि अगर कोई ऊंच नीच भी हो जाए तो हमें कोई सजा न दे, क्योंकि यह भी नियम था कि जो सामान्य व्यक्ति है उसकी सजा अलग होती है और नशेड़ी की सजा अलग होती है। यानी नशे में आप कुछ भी कह दो वो निपट जाता है। तो उन्होंने इसीलिए भंगेड़ अपने को घोषित करते हुए बाल मुकुंद गुप्त ने ये सारा काम किया। उन्होंने चिट्ठा लिखा। किसके लिए लिखा? तो ये चिट्ठा वो लिखते हैं लॉर्ड कर्जन के खिलाफ। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा। और अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। इसी पर एक स्टेटमेंट आता है, अच्छी हिंदी, और ये भारत मित्र पत्रिका में छपता था। कहां छपता था? भारत मित्र में। एक अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, व्यक्ति लिखता था। यह बात किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसको कहा है? बाल मुकुंद गुप्त को कहा है। ठीक है, चलिए, मैं भी कंबल में सो के क्लास कर रहा हूं सर। पूछ रहे हैं कंबल में कौन सो रहा है? अरे यार, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो देखिए यहां पर श्रीधर पाठक राइट आंसर हो जाएगा। और गोल्डस्मिथ की हर्मिट का अनुवाद है, तो ध्यान रखिएगा, हर्मिट, हर्मिट का ये क्या है? यह अनुवाद है। इसकी रचना जो है लखनवी और ख्याल शैली में उन्होंने किया है। किसमें किया है? लखनवी और ख्याल शैली में किया है। किस शैली में किया है? तो लखनवी और ख्याल शैली में इसकी रचना उन्होंने किया है। ठीक है, बाकी हरिऔध को जानते हैं। पहला इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा है 1914 में। और श्रीधर पाठक की जो अनुदित रचनाएं हैं वो आपसे पूछी जाती हैं कि कौन सी अनुदित रचनाएं, कौन सी मौलिक रचनाएं हैं। तो अनुदित रचनाएं गडरी एवं दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजाड़ग्राम, शांत पथिक और ऋतु संहार हैं। वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धनविजय और संध्या अटन, गुणवंत हेमन, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, एक रचना जरूर याद रखिएगा, स्वर्गीय वीणा, स्वर्गीय वीणा, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। स्वर्गीय वीणा पाठक की। भागवती उपन्यास के लेखक
कौन है? भागीरथी। तो ये 1877 में विजय शंकर मल्ल ने इसका हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, भागीरथी 1877 किसने माना है? विजय शंकर मल्ल ने। विजय शंकर मल्ल ने इसे हिंदी का पहला नाटक पहला उपन्यास स्वीकार किया है। ठीक है, अब इसे श्रीनिवास दास गुरु ने 1882 में उपन्यास लिखा था और शुक्ल ने उसे हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का उपन्यास स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहां 34 का राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फिल्लोरी। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। देखिए, विशेषता और प्रवृत्ति वाले जो सवाल हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये काफी परेशान करते हैं, दुख देते हैं आपको। यहां पर क्या है कि प्रगतिवाद विशेषता नहीं है। शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना प्रवणता, क्रांति का आह्वान, शोषकों के प्रति घृणा, ये आपको जवाब देना है। देखिए, यहां पर जो कल्पना की प्रवणता है ये छायावाद की विशेषता है। किसकी विशेषता है? छायावाद की। यहां पर कल्पना नहीं की जाती, जो आंखों से दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी का वर्णन करते हैं, उसी पर विचार करते हैं। तो इस तरीके से कल्पना की प्रवणता वो छायावाद की प्रवृत्ति थी। शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषितों के प्रति जो सहानुभूति है वो आपको कहां मिलती है? प्रगतिवाद में मिलती है। क्रांति का आह्वान, क्योंकि कार्ल मार्क्स के मार्क्सिज्म सिद्धांत से आधारित है, तो क्रांति का आह्वान भी किया जाता है कविताओं में। और शोषकों के प्रति घृणा का भाव भी है। बस कल्पना की प्रवणता प्रगतिवाद में नहीं मिलती है। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? हिंदी में छायावाद श्रृंखला के जो निबंध लिखा वो किसने लिखा? चलिए, अब यहां पर मुकुटधर पांडे थे श्री शारदा पत्रिका में। किसमें लिखते हैं? श्री शारदा पत्रिका में। कौन लिखते हैं? मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, यहां एक बार और ये सवाल पूछा जाता है कि छायावाद शब्द का जो दूसरा प्रयोग है वो किसने किया? छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग किसने किया? छायावाद शब्द का द्वितीय प्रयोक्ता कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, छायावाद का द्वितीय प्रयोक्ता कौन है? जो आज सही जवाब दे देगा साथियों, रात को गर्मा गर्म रसगुल्ला खिलाएंगे। चलिए फटाफट बताइए, बहुत दिन हो गया आप लोगों को रसगुल्ला खिलाए, रसगुल्ला तैयार है। तो जवाब देना है कि छायावाद का द्वितीय प्रयोक्ता कौन है? छायावाद शब्द का द्वितीय प्रयोक्ता कौन है? एकदम सही जवाब दिया है किसने? एमएस वर्मा ने। एकदम सही जवाब है सुशील कुमार। एमएस वर्मा ने जवाब दिया है और जवाब क्या होगा? सुशील कुमार ने। सुशील कुमार ने दूसरी बार जो है छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नमस्कार सबको, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। चलिए, अरे आप लोग लाइक कर दिया करिए और समय पर आ जाया करिए। क्लास जब खत्म होने वाली होती तो आप लोग आते हैं, जबकि जानते हैं कि पर डे क्लास 10:10 पे शुरू हो जाती है। हाँ, कहाँ रहते हैं भाई? अगला सवाल। अच्छा, इसका सही जवाब क्या था? तो हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध के लेखक कौन थे? मुकुटधर पांडे थे। महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का भार कब संभाला? ठीक है, ये आप सब जानते हैं 1900 में, लेकिन इसके पहले कौन थे? वो थे श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, तो महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला था? तो 1900 में श्याम सुंदर दास थे, लेकिन जब उन्होंने पदभार संभाला तो उसका समय क्या था? 1903 था। 1903 से 1920 तक। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? यह सवाल खूब पूछा जाता है। यहां पर कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? चलिए फटाफट दीजिए। अब बात करें लल्लूलाल की, सदल मिश्र की, सदा सुखलाल की, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की। तो ये खड़ी बोली में दो लोगों का नाम आता है, राजा द्वय। क्या कहा जाता है इनको? राजा द्वय कहा जाता है। द्वय
राजा द्वय कहा जाता है, यानी शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण हिंद, तो इनको क्या कहा जाता है, राजा द्वय कहा जाता है। और बाकी लल्लूलाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखिएगा कि तीनों की भाषा कैसी थी, यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि तीनों की भाषा क्या थी। चलिए बताइए, तीनों की भाषा क्या थी, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो लल्लू लाल की भाषा कैसी थी, तो लल्लू लाल का उन्होंने ब्रजभाषा व्याकरण लिखा है, ब्रजभाषा व्याकरण उन्होंने लिखा था। और लल्लू लाल प्रेम सागर भी इन्होंने लिखा था 4 स्तंभों में। और इनकी रचना को याद कैसे करेंगे कि लल्लू लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, लल्लू लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो लल्लू ब्रजभाषा के क्षेत्र में थे, यानी एनसीआर वाले में थे, तो इनकी भाषा में हम खड़ी बोली को देख सकते हैं कि खड़ी बोली का स्वरूप मिलता है। सदल मिश्र की बात करते हैं। अब गुजरात में इनका आगरा में इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इनकी भाषा में खड़ी बोली का प्रभाव था। अब सदल मिश्र को देखिए, सदल मिश्र जो थे खड़ी बोली पर आधारित, लेकिन इस पर संस्कृत का भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन इनका जन्म कहां हुआ था, तो सदल मिश्र का जो जन्म हुआ था, और नासिकोपाख्यान, रामचरित इत्यादि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। आरा बिहार में इनका जन्म हुआ था, तो इस वजह से इनकी भाषा में क्या मिलता है, पूर्वी पन मिलता है, तो इनकी भाषा पूर्वी पन लिए हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सदा सुखलाल। ठीक है, सदा सुखलाल, तो सदा सुखलाल जो थे, और इन्हें मुंशी सदा सुखलाल कहा जाता था। फारसी एवं उर्दू के लेखक कवि थे और तत्कालीन शिष्ट लोगों की भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग ये करते थे, और ये हरिभक्त भी थे। कंपनी की सरकार में इन्हें चुनार के तहसीलदार के तौर पर दिया भी गया था, और बाद में अपनी नौकरी छोड़कर प्रयाग में ये रहने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा, प्रिप्रवास में लिखा गया। कब लिखा गया, 1914 में लिखा गया। कितने भागों में है, तो 17 भागों में है। और रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का पहला महाकाव्य खड़ी बोली का नहीं मानते हैं। प्रिप्रवास की राधा कैसी हैं, तो वो समाज सेविका हैं। यहां इसकी राधा कैसी हैं, तो राधा इसकी समाज सेविका हैं। ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण के वियोग में रोने गाने लगे, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो समाज सेवा करने लगती हैं। भारत भारती 1912 की रचना है, और इसी पर इनको मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। कामायनी 1935 की रचना है, और यह बहुत ही चर्चित महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से रचना को दर्शाया गया है। उर्वशी यह दिनकर की रचना है। अगला सवाल, हिंदी में भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और प्रथम प्रौढ़ लेखक। प्रथम प्रौढ़ लेखक, प्रथम परमार्जित कृति। अब ध्यान रखिए कि यहां अगर सवाल पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम प्रौढ़ लेखक कौन है और हिंदी की प्रथम परमार्जित कृति कौन सी, तो भाषा योग वशिष्ठ है। भाषा योग वशिष्ठ है राम प्रसाद निरंजनी की, राम प्रसाद निरंजनी की। ठीक है, पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है।
पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग यहां पर मिलता। हाँ, ये जो कथन था वो शुक्ल जी के अनुसार था। रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? रस सिद्धांत आलोचना शीर्षक पुस्तक कौन है? चलिए अब यहां बात करें, शुक्ल जी ने भी रस सिद्धांत पर रचनाएं की हैं और नगेंद्र ने भी। तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं यह रसवादी आलोचक हैं, शुक्ल जी भी रसवादी आलोचक हैं। अज्ञेय नई कविता और प्रयोगवाद से संबंधित है, कठिन गद्य के प्रेत कहे जाते हैं, और नामवर सिंह मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। और हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो पूछी जाती है कि शैली विज्ञान किसकी कृति है? तो शैली विज्ञान भी डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। और यह इतिहासकार नहीं है, इतिहास को उन्होंने संपादित किया है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, यह भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और काव्य शास्त्र की भूमिका भी इन्होंने लिखा, आधुनिक हिंदी नाटक भी लिखा है नगेंद्र ने। अगला सवाल लेते हैं, लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा रचित है? लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा रचित है? ध्यान रखिएगा कि ये एक जापानी कथा पर आधारित है, जापानी कथा पर आधारित है। और इसमें क्या है? अहम का समर्पण है, यानी जो व्यक्ति घमंड में होता है। अब मान लीजिए, अगर आप ये मान लीजिए कि आप ने एलटी की परीक्षा पास कर ली, एलटी में क्या रखा है, तो निश्चित तौर पर एलटी में आप फेल हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस तो ठीक है अपने ऊपर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, यानी अहम नहीं आना चाहिए। तो एक जापानी कथा पर आधारित है ये लंबी कविता असाध्य वीणा। और इसमें क्या है कि एक किरीट तरु वृक्ष की बनाई हुई वीणा है जिसको कोई बजा नहीं पाता, साध नहीं पाता। अंत में एक केस कंबली के द्वारा उस वीणा को बजाया जाता है। तो उस पर ही ये अहम के विसर्जन पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है और ये जापानी कथा पर आधारित है। तो ये अज्ञेय की है। गहनानंद की काव्य भाषा क्या थी? देखिए, जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी भाषा भी आपसे पूछी जाएगी कि प्रमुख रचनाकार जो हैं उनकी भाषा क्या थी। जैसे यहां पर गहनानंद हैं, तो गहनानंद की आपसे भाषा पूछी जाएगी कि गहनानंद की भाषा क्या थी। देखिए, खड़ी बोली तो नहीं थी क्योंकि वो रीतिकाल के थे, अवधि नहीं थी क्योंकि भक्तिकाल के नहीं थे, भोजपुरी कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर ब्रज भाषा के वो कवि थे। अब गहनानंद की बात करें तो सुजान, सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपारंद, रसकेली वल्ली और यमुना जस, 2-3 रचनाएं इनकी जो याद रखनी है। इश्कलता, इश्क लता। अब देखिए, इश्क की लता कैसी होती है? गाना है, इश्क की गली ना, तो इश्क की जो लता होती है वो बहुत ही घनी होती है। घनी का मतलब घनानंद। इश्क की लता कैसी होती है? बहुत ही घनी होती है। तो इश्क लता किसकी रचना हो जाएगी? वह घनानंद की हो जाएगी। इसी तरह से सुजान सार, सुजान सार, सुजान के ऊपर बहुत सारे लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। तो सुजान सार कैसे याद रखेंगे? सार का मतलब हो जाएगा सारांश। तो जो बहुत ही घनी चीजें होती हैं उसमें सार जो है वह काम नहीं करता, यानी ऐसे याद रखेंगे कि एक जो है, एक ये घनी लता हुआ है, यहां पर ये घनानंद है, घनी लता है, और इसी में जो है ऐसे ऐसे जो वो हैं सुजान है इसी सार से झांक रही हैं, तो उनको नहीं दिखाई देगा कि घना बहुत है, लता बहुत घनी है, तो सुजान जो है वो उसको देख नहीं पाएंगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, कुछ और रचनाएं हैं जिनको हमें याद रखना है। जैसे
एक याद रखना है वियोग बेली, और बेली क्या होती है, वो भी घनी होती है, लता के जैसे चढ़ी होती है। इसी तरीके से रसकेली वल्ली और यमुना यस, तो यमुना नदी के किनारे ही क्या होता है, लताएं ऐसे घनी घनी उगाती हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? साथियों, कामायनी के सर्गों को भी याद रखना है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? चिंता से होती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कामायनी के सभी सर्ग याद हैं? फटाफट बताएं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कामायनी के सर्ग याद हैं? फटाफट बताइए। हाँ, अब यहां आपको बताना है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो सबको याद होना चाहिए। जिसको नहीं याद है वो लोग भी याद कर लें। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना, इस तरीके से मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी कराया था। कैसे? चिंता आशा श्रद्धा, श्रद्धा काम वासना। और फिर सेकंड में क्या याद कराया था? लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा, लज्जा कर्म। अच्छा, इसका एक से दूसरे का क्या है, कनेक्शन है। ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न, कितना हो गया? 2 2 5, 3 2 5। अब आपकी क्या बचती है? 5 बनती है। क्या होता है? संघर्ष निर्वेद दर्शन, संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। अब इसे क्रम से आपको याद होना चाहिए। कैसे याद रखेंगे? एक व्यक्ति के ऊपर फिल्माइज कर लीजिए। देखिए, चलते हुए क्रम में इसको रटना कहते हैं। चलते हुए क्रम में कैसे चीजों को रटा जाता है? देखिए, एक बच्चा है, वो बहुत चिंता कर रहा है कि मेरी एलटी की परीक्षा कैसे होगी। ठीक है, फिर उसको किसी ने कहा कि ऐसा है, ठीक है, रोज 10:10 पे शुक्ला सर प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसके जीवन में थोड़ी सी आशा आ जाती है। लेकिन क्या होता है, उसी समय उसके जीवन में क्या होता है, इसी में कमेंट बॉक्स में बतियाते बतियाते कोई श्रद्धा आ जाती है, और जब श्रद्धा आ जाती है तो क्लास छोड़ छाड़ के वो क्या करने लगता है, काम की बातें करने लगता है, और उसके अंदर वासना आ जाती है। अब उसके अंदर वासना आ जाती है, बहुत दिन तक क्लास में ही नहीं आता, तो लोग क्या कहते हैं कि बताओ यार, इतना दिन से लड़का क्लास में नहीं आ रहा है। तो उसको क्या होती है, अपने ऊपर बहुत लज्जा होती है, अरे यार बहुत गड़बड़ कर दी। वो कहता है कि मैं अपने कर्म पर अडिग रहूंगा और इस बार एलटी की परीक्षा टॉप कर दूंगा। तो वो क्या करने लगता है, कर्म करने लगता है। जब वो कर्म करने लगता है तो लोगों को ईर्ष्या होने लगती है, अरे यार ये कहीं टॉपर न बन जाए। तो फिर क्या होता है, उस ईर्ष्या होती रहती है, और उसी समय पुनः उस लड़के के स्वप्न में क्या होती है, ईड़ा नाम की एक लड़की उसके स्वप्न में आ जाती है। किस नाम की? ईड़ा नाम की एक लड़की उसके स्वप्न में पुनः आ जाती है, और स्वप्न में जिस लड़की को देखता है उसके मन में बड़ा संघर्ष चलता रहता है, और संघर्ष इतना ज्यादा उसके मन में बढ़ जाता है कि निर्वेद यानी शांति की तरफ बढ़ जाता है। वो ऐसे मुंह लटकाए एक तरफ बैठा रहता है कि जाने कौन है वो। फिर एकाएक क्या होता है, उसका दर्शन हो जाता है। जब उसका दर्शन होता है और उस स्वप्न के रहस्य से पर्दा उठ जाता है, तो क्या होता है, वो बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्षा ईड़ा स्वप्न संगत निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। इसके बाद 2-3 ट्रिक और है, किसी भी ट्रिक की तरीके से आप चाहें याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है, और कौन है कौन नहीं है, पहला कौन है और आखिरी कौन है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। अब ध्यान रखिए, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं, ये क्या है, ये इनके सब संस्मरण हैं। ये सब क्या है साथियों, इनके संस्मरण हैं। अब इनके संस्मरणों को देखें।
कि अतीत के चलचित्र संस्मरण और श्रद्धांजलियां पथ के साथी। अब पथ के साथी में कौन कौन लोग आते हैं? यह 1956 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1956 में महादेव वर्मा का प्रकाशित हुआ था। और इसमें कौन कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत जैसे महत्वपूर्ण लोगों का इसमें वर्णन देखने के लिए मिलता है। याद भी रखिएगा कि कौन कौन इसमें आते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त। और इनका जो उपनाम है वो किस उपनाम से है? जैसे मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से उन्होंने लिखा है, दद्दा के नाम से, यानी वो किसने किसको किस नाम से पुकारा यह भी आपके ठीक है। अब ध्यान रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने क्या लिखा है? प्रणाम लिखा है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए महादेव वर्मा ने प्रणाम शब्द का प्रयोग किया है। मैथिली शरण गुप्त के लिए दद्दा शब्द का प्रयोग किया है। निराला के लिए भाई शब्द प्रयोग किया है। प्रसाद के लिए जयशंकर प्रसाद ही लिखा है। सुमित्रानंदन पंत को वही लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त। प्रेमचंद को स्मरण प्रेमचंद लिखा है, स्मरण प्रेमचंद लिखा है प्रेमचंद को। महात्मा गांधी को क्या लिखा है? पुण्य स्मरण लिखा है। महात्मा गांधी को क्या लिखा है? पुण्य स्मरण लिखा है। बाबू राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू कहा है। और जवाहरलाल के लिए जवाहर भाई शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है? जवाहर भाई। आज क्या किसी कवि में इतना दम है कि वो प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों से नवाज दे? बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन उस समय साहित्य और राजनीति की जो स्थिति थी वो इतनी ही मधुर थी कि कोई लेखिका वो सीधे क्या लिख रही है? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री को जवाहर भाई लिख रही है। तो एक खूबी थी ये। तो यानी पथ के साथी में इतने सारे लोगों का संस्मरण देखने के लिए मिलता है और ये पूछा भी जाता है। तो यहां पर संस्मरण और श्रद्धांजलियां, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये अतीत के चलचित्र पथ के साथी ये जो है इनकी रचनाएं हैं। संस्मरण, अच्छा, संस्मरण और श्रद्धांजलियां किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए अगला है, कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा? अब देखिए, पंचमेल की चढ़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। और साधुक्कड़ी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के संकलन की रचना किसकी है? मतलब तो बताइए, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें। तो यहां पर ऐतिहासिक एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक एकांकियां इन्होंने लिखी हैं, तो राम कुमार वर्मा राइट आंसर हो जाएंगे। इनकी कुछ और एकांकियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव और दीपदान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कारवां भुवनेश्वर की बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी? कारवां भुवनेश्वर की बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित्रानंदन पंत की काव्यकृति नहीं है, तो ग्राम्या है, युगांत है और पल्लव है। 1928 में इस रचना में छायावाद के ऊपर जो भी आरोप लगे थे उन आरोपों का जवाब इन्होंने दिया है। तो पल्लव में क्या है? पंत और पल्लव निराला की रचना है। केवल पल्लव जो है वह पंत की रचना है और इसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत की काव्यकृति नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीपशिखा। दीपशिखा इनकी कृति नहीं है। यह किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की है। और युगांत से वो युग के अंत की घोषणा करते हैं। युगांत से किस युग की घोषणा, अंत की घोषणा करते हैं? तो छायावाद के अंत की घोषणा करते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। ठीक है।
अब आप ये बताइए कि तुलसीदास की कितनी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें 7 कांड हैं? तुलसीदास की कितनी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें 7 कांड हैं? तो फटाफट बताइए, जितने लोग हैं फटाफट कमेंट करके बताइए, तुलसीदास की कितनी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें कुल कांडों की संख्या 7 है? तुलसीदास की कुल कितनी रचनाएं ऐसी हैं जिसमें 7 कांड हैं? जल्दी जल्दी भैया कमेंट करो राजा। तुलसीदास की कितनी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें कुल 7 कांड हैं? ठीक है, ये कई बार सवाल आए हैं। तो 4 ऐसी रचनाएं हैं जिसमें 7 कांड हैं। कितनी रचनाएं ऐसी हैं? तो 4 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें कुल 7 कांड हैं। अब उन रचनाओं का नाम भी याद रहना चाहिए साथियों। एक तो हो जाएगा रामचरितमानस जिसमें 7 कांड हैं। दूसरी रचना है इनकी गीतावली, गीतावली जिसमें क्या है? गीत हैं। इसके अलावा तीसरा जो रचना है बरवै रामायण, क्या है? बरवै रामायण। तो बरवै रामायण क्या है? मुक्तक है और यह 69 छंदों में लिखी गई रचना है। इसके अलावा एक रचना इनकी है कवितावली। कवितावली में भी क्या है? 7 कांड हैं। तो कितनी रचनाओं में 7 कांड हैं? तो आपके रामचरितमानस, गीतावली, बरवै रामायण और कवितावली में 7 कांड हैं। कितनी रचनाएं टोटल हो गई? 4 रचनाएं हो गई। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? तो ट्रिक हो जाएगा राब, रा से हो गया रामचरितमानस, बा से हो गया बरवे रामायण। राब, राब हाँ, गीता, गीता कवि राग। ठीक है, गीता कवि, गीता कवि और राग। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गीता से गीतावली हो जाएगा, कवि से कवितावली हो जाएगा। तो गीता कवि बार। ठीक है, गीता कवि बार। इस तरह से याद कर लेंगे कि एक कवि है वो गीता पढ़ता है कहां बैठ के? बार में बैठ के। तो एक कवि है जो गीता पढ़ रहा है कहां पर? बार में बैठकर गीता पढ़ता है। तो ये 4 रचनाएं हो जाएंगी, गीतावली, बरवै रामायण, कवितावली, रामचरितमानस। अगली रचना है एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? एक साहित्यिक की डायरी की विधा भी पूछा जाता है कि ये किस विधा की रचना है। तो ये रचना हो जाएगी मुक्तिबोध की है और यह डायरी विधा की रचना है और तीव्र इंद्रिय बोधों का कवि भी इनको कहा जाता है। दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है और यह एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? मुक्ति बोध की रचना है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। किसको वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में माना जाता है? ठीक है, ये तो आप सब जानते होंगे सूरदास को, लेकिन अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद कौन कवि ऐसा है जो वात्सल्य रस पर कविताएं लिखता है? अष्टछाप का वह कौन सा कवि है जो सूरदास के बाद अष्टछाप पर रचनाएं लिखता है? तो ध्यान रखिएगा, तो जो परमानंद दास हैं, कौन है? परमानंद दास। परमानंद दास जो है वह इसमें आ जाते हैं। एक चीज और है, किसकी कविताएं और गीत सुनकर स्वयं तानसेन जो है वह मूर्छित हो जाते थे? किसकी रचनाएं सुनकर और गीत को सुनकर स्वयं तानसेन जो है वह मूर्छित हो जाते थे? तो किसकी रचनाओं को सुनकर? तो यहां पर एक आपके जो अष्टछाप के कवि हैं गोविंद स्वामी, क्या नाम है? गोविंद
गोविंद स्वामी की रचनाओं को सुनकर स्वयं तानसेन जो है वह मूर्छित हो जाते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कलम का सिपाही जीवनी किससे संबंधित है? कलम का सिपाही जीवनी किससे संबंधित है? तो ये प्रेमचंद की है। किसकी है? प्रेमचंद की है। कलम का सिपाही अमृत राय, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी और कलम का मजदूर मदन गोपाल। तो ध्यान रखिएगा, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे इसको दूर करेंगे? देखिए, कलम का जब सिपाही की बात करते हैं तो कलम का सिपाही, तो सिपाही क्या होता है? अगर वो कलम से लिखता है तो हमेशा क्या हो जाएगा? वो अमृत पी लेगा। क्या पी लेगा? यानी वो अमर हो जाएगा। अमृत राय, यानी कोई भी सिपाही अगर लिखते हुए मरेगा तो अमृत पी लेगा, अमर हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। और मजदूर क्या होता है? मजदूर मदन गोपाल, वो क्या करता है? गोपाल के जैसे मेहनत करता है। मदन गोपाल, तो मदन गोपाल मजदूर है और अमृत कौन है? सिपाही है। अमृत सिपाही है और मदन मजदूर है। मां से मदन और मां से मजदूर। गोरी सेवे सोच पर मुख पर डारे केस किसकी पंक्ति है? आसान सा सवाल है। अमीर खुसरो की निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखा गया। निर्मल वर्मा के चीड़ों पर चांदनी क्या है? इस तरह की रचनाएं बहुत खतरनाक होती जिनकी विधा पूछी जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निर्मल वर्मा का जो यात्रा वृत्तांत है, यह भी पूछा जाता है कि यह वृत्तांत किस सन में लिखा गया? तो यह 1964 में लिखा गया। और यह कहां की यात्रा पर लिखा गया था? तो यूरोप की यात्रा पर। यूरोप की यात्रा पर जब वो गए थे तो उन्होंने यह लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है? ध्यान रखिएगा कि माटी की मूर्तें क्या हैं? संस्मरण है। माटी की मूर्तें क्या हैं? संस्मरण है। गेहूं और गुलाब, लाल तारा और मील के पत्थर भी इनका संस्मरण है। जायसी की काव्य भाषा क्या थी? अवधी थी। जायसी की काव्य भाषा क्या थी? तो जायसी की काव्य भाषा थी साथियों अवधी। जायसी की काव्य भाषा क्या थी? तो जायसी काव्य भाषा थी अवधी। मित्र संवाद किसके बीच होने वाला संकलन है? मित्र संवाद किसके बीच होने वाला संकलन है? तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच में पत्रों के द्वारा होने वाला ये एक संवाद है। रामविलास शर्मा ने इसे 1992 में प्रकाशित कराया था। आपस की बातें इनका एक अन्य पत्र साहित्य भी है। दिनकर का काव्य नहीं है। उर्वशी, जयद्रथ, हुंकार और रेणुका। ठीक है, तो यहां पर एक रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जयद्रथ वध। और ये किस विधा की रचना है साथियों? तो विधा जरूर याद रखिएगा, ये खंड काव्य है। ये किस विधा की रचना है? तो खंड काव्य की विधा है जयद्रथ वध। बाकी उर्वशी, हुंकार और रेणुका ये दिनकर की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? दिनकर की रचनाएं हैं। और यह हरगीतिका छंद में 1910 में लिखा गया था। और इसी की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। तो हरगीतिका छंद का बादशाह खंड काव्य जयद्रथ वध के आधार पर इनको कहा जाने लगा। और यह इनका इसी छंद में लिखा हुआ ग्रंथ है। युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? युद्ध यात्रा तो ये धर्मवीर भारती के संकलन है। और फणीश्वरनाथ रेणुका बहुत महत्वपूर्ण है। ऋण जल और धन जल। तो ऋण जल और धन जल कहां के ऊपर आधारित है? तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो बहुत पीड़ित रहता है बाढ़ और सूखे से। तो ऋण जल का मतलब होता है कि सूखा और धन जल का मतलब होता है बाढ़। रिपोर्टाज जो है यह आपदाओं पर ही लिखे जाते हैं। तो यहां पर
ये जो रचना है ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकलव्य के नोट्स, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी विधा पूछी जाती है कि एकलव्य के नोट्स किस विधा की रचना है। बनारसी दास द्वारा लिखित अर्ध कथा क्या है? बनारसी दास द्वारा लिखित अर्ध कथा क्या है? तो साथियों ये एक आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा है। 1641 में लिखी गई और ध्यान रखिएगा 1641 में लिखी गई और इस की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। और मजेदार बात क्या है कि यह पद्यबद्ध है, यानी पद्यबद्ध रचना है और यह हिंदी की पहली आत्मकथा भी मानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा मेरी आत्मकहानी आधुनिक ढंग की पहली आत्मकथा किसकी मानी जाती है? तो 1941 में मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की रचना 1941 मेरी आत्मकहानी को आधुनिक ढंग की पहली आत्मकथा कहा जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हैं शेखर जोशी दाज्यूट सही है, निर्मल वर्मा की परिंदे सही है, कृष्णा सोबती बादलों के घेरे में सही है। सिक्का बदल गया यह कृष्णा सोबती के द्वारा ही लिखा गया है। धर्मवीर भारती के महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, ये कई बार पूछा गया है। बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब यहां ऑप्शन है आपके पास कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के, धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा वे दिन, ममता कालिया आवा। यहां पर बात करें ममता कालिया का जो आवा है वो नहीं है, यह किसकी रचना है? तो यह चित्रा मुदगल की रचना है आवा। मुदगल कैसे याद रखेंगे? मुदगल जो होता है प्रकार का मिट्टी दबाने का काम करता है। क्या करता है? इस तरह से मिट्टी दबाने का काम करने वाला जो एक यंत्र है उसको क्या कहते हैं? मुदगल कहते हैं। तो मुदगल मिट्टी दबाता है और आवा जो लगाया जाता है उसमें इसका काम पड़ता है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो यहां पर बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स और दुखम सुखम। तो एक पत्नी के नोट्स बहुत महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। एक पत्नी के नोट्स ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा एक पति के नोट्स जो महेंद्र भल्ला की है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक पत्नी के नोट्स ये जरूर पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है, तो इसकी विधा आपसे पूछा जा सकता है। बाकी धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, इसके पात्र पूछे जाते हैं। वे दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वे दिन क्या है? कहानी है। इसे आधुनिक ढंग की पहली कहानी भी माना जाता है। चलिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? देखिए, अगर सार्थक की बात की गई है तो भाषा की यह पूर्णतम इकाई है और सबसे छोटी पूर्णतम इकाई है, तो क्या है? शब्द हो जाएगा। अगर यहां कहता कि जो सार्थक अर्थ प्रदान करे और भाषा की पूर्णतम इकाई, वो वाक्य हो जाएगा। ठीक है। और अक्षर क्या है? अक्षर का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछे कि अक्षर का संबंध किससे है, मौखिक भाषा से है या फिर लिपि से है या फिर, तो यहां आप बताएंगे कि जो अक्षर का संबंध है भाषा की मौखिक इकाई से है, यानी ये भाषा की मौखिक इकाई से इसका संबंध है अक्षर का। और लिपि का संबंध किससे है? लिपि का संबंध किससे है? लिखित इकाई से है। तो लिपि की जब भी बात की जाएगी तो वहां वर्ण की बात की जाएगी
और मौखिक इकाई की जब बात की जाएगी तो वहां पर अक्षर की बात की जाएगी। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उजाला। उज्जवल शब्द है, उसका क्या बन जाता है? उजाला बन जाता है। ठीक है, उज्जवल हो जाता है, उत धन ज्वल। इसके अलावा जो तद्भव रूप क्या कौन से हैं? अचरज, आंख और आंसू हो जाते हैं। अचरज, आंख और आंसू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? तो 1955 में लिखा गया धर्मवीर भारती का महाभारत के 18वें दिन की कथा को आधार बनाकर लिखा गया यह एक गीति नाट्य है। तो अंधा युग इसका नाम है। इसके अलावा माधवी हानुस और कबीरा खड़ा बाजार में ये सारी रचनाएं किसकी हैं? भीष्म साहनी की हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसी को हम संकर आदि की गणना नहीं की जाती है। तो यानी टोटल अगर सवाल पूछे कि कितने भाग हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 भाग हो जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, तो ये 4 प्रकार हो जाते हैं। इसमें संकर की गणना हम सब नहीं करते हैं। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इनको बहुत ही मजेदार ट्रिक से मैंने याद कराया था। तो यहां पर बात करना अनुदित नाटक कौन सा है, तो अनुदित का मतलब हम लोग नकली समझेंगे। अनुदित का मतलब नकली समझेंगे। कौन सा नकली नाटक है? तो जितना भी सुंदर है, जितनी भी सुंदरता है क्या है, वो नकली होती है। सभी लोग फिल्टर लगाए रहते हैं, सभी लोग मेकअप किए रहते हैं, सुंदरता क्या है? नकली है। अब नील देवी, भारत में नील की खेती करवाई गई थी, ये सत्य बात है। भारत की दुर्दशा हुई थी, ये भी सत्य बात है। और वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, ये एक प्रकार का क्या है? ये प्रहसन है। तो यहां पर बात करें तो विद्या सुंदर जो होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। ठीक है, संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्याधर का हिंदी अनुवाद इसके किया गया है। मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या मिलाकर भारतीय हिंदी के 17 महत्वपूर्ण नाटक बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इनके उपन्यासों का क्रम भी पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो कैसे याद रखेंगे? बाण, चार, पुन, पोथा, यानी पहले किसी को बाण से 4 बार मार दो, फिर उससे कहो कि पोथा निकालकर पढ़ो। छोटे से बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो बाण, चार, पुन, पोथा, ये इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का क्रम है। ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला उपन्यास, अगली रचना लेते हैं। मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो ये किस प्रकार का उपन्यास है? इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा गया है। मैला आंचल, प्रति प्रकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, ये सब किस तरह के उपन्यास हैं? तो इनको आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कब लिखा गया? 1954 में लिखा गया। अगला सवाल है, अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अंश अंश शब्द का सही, यहां पर थोड़ा सा भिन्नता, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है कंधा, और दूसरे अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंश का मतलब कंधा और अंश का मतलब हिस्सा। अब और भी सवाल देखते हैं। योगरूढ़ शब्द कौन से हैं? योगरूढ़ शब्द वो हैं जो रूढ़ हो गए हैं और किसी न किसी की सहायता से मिलकर बने हैं। जब दो शब्द मिलकर बनते हैं, दो शब्द जब मिलकर बनते हैं और उनका एक ही अर्थ होता है, वो रूढ़ हो जाते हैं, यानी योगरूढ़ शब्द वो कहलाते हैं। तो इनमें से कौन योगरूढ़ शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा पंकज। यहां पर पंक शब्द है और जा का मतलब जन्म लेना या उपजना। तो जो भी पंक यानी कीचड़ में जन्म लेता है उसको हम कमल नहीं कह सकते, केवल पंकज यानी कमल ही होता है। यह कमल के लिए शब्द रूढ़ हो गया है, इसलिए पंकज का मतलब क्या होगा? कमल होगा, और ये योगरूढ़ शब्द है। कौन सा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, ये सारी उनकी रचनाएं हैं।
यह रस मीमांसा किसकी पुस्तक है? रस मीमांसा किसकी पुस्तक है? तो यह शुक्ल की पुस्तक है। अगर यहीं पर बात कर देता रस सिद्धांत किसकी पुस्तक है, तो यह किसकी पुस्तक हो जाती? नगेंद्र की पुस्तक हो जाती। लेकिन यहां रस मीमांसा की बात की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। विचार और वितर्क किसके निबंधों का संग्रह है? विचार और वितर्क किसके निबंधों का संग्रह है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह है। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह, कुटस, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये इनके निबंध हैं। इसके अलावा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये अशोक के फूल, कुटज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, तो हो सकता है कि पूछ लिए जाएं। अगला है अग्रगामी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अग्रगामी का पश्चगामी, गामी का मतलब जाने वाला, अग्र और पश्च यहां पर विलोम हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चगामी। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनेन्द्र इसके सही उत्तर होंगे। और इन्होंने लिखा है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, विवद, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दर्शाक। ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। दर्शाक की आप जरूर याद रखिएगा। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला सवाल है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है निशाकर। ध्यान रखिएगा, निशाकर ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि निशा का मतलब होता है रात्रि और कर का मतलब वहां दिखाने वाला, यानी इसका क्या हो जाएगा साथियों? निशाकर का मतलब हो जाएगा चंद्रमा। प्रभाकर, दिवाकर और दिनकर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहां पर त्वरित, ऊंट, आंख और आम ये ऑप्शन से हैं। तो तत्सम शब्द की बात करें, जो संस्कृत के हूबहू शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो त्वरित शब्द जो है वह तत्सम शब्द है, जबकि ऊंट का ऊष्ट हो जाता है, आंख का अक्षी हो जाता है और आम का आम्र हो जाता है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुए हैं? रामचंद्र शुक्ल के ध्यान रखिएगा 39, 45 और 83, 1939, 1939, 1945, 1983 और ये चौथे की डेट कंफर्म में नहीं होती है। तो कुल मिलाकर रामचंद्र शुक्ल ने जो निबंध संग्रह प्रकाशित किए वो चिंतामणि के नाम से 4 भागों में प्रकाशित हो चुके हैं। कितने भागों में? तो चौथा भाग कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने, तीसरा भाग नामवर सिंह ने, दूसरा भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और पहला भाग रामचंद्र शुक्ल ने प्रकाशित करवाया था। तो चिंतामणि हो जाएगा। निम्नलिखित में एक आर्थी शब्द कौन सा है? एक आर्थी शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिमान एक आर्थी शब्द है। इसका एक अर्थ होता है जबकि अक्ष का मतलब खोलने का पासा, धुरी, रथ का पहिया, आत्मा, सर्प और ज्ञान होता है। अरुण का मतलब सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल रंग, एक देवता का नाम। अर्थ का मतलब धन, काम, हेतु, इंद्रियों का विषय, ये सब अर्थ का मतलब होता है। और अभिमान का मतलब एक ही होता है। तो एक आर्थी शब्द राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, अनेकार्थी जिसका अनेक अर्थ होता है। अनुरोध का एक अर्थ है, प्रार्थना का एक अर्थ है, अवस्था का एक अर्थ है, जबकि यहां पर घन का एक अनेक अर्थ होता है। मेघ, समूह, घंटा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, समान चौकोर की वस्तु, घास, अभ्रक, कफ, ये सब मतलब होता है किसका? घन का। घन के कई अर्थ होते हैं, तो घन क्या है? अनेकार्थी शब्द है। अगला सवाल है प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? प्रत्यय के विषय में आपको बताना है कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो क्या गलत बताया है? तो एकदम सही बात है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले को तद्धित कहा जाता है। क्रिया या धातु के अंत में लगने वालों को क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय क्रिया के मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। एकदम सही है। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बनने वाले शब्द को तद्धित नहीं कहा जाता, जबकि कृदंत ही कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी द राइट आंसर 81। अच्छा, ओम प्रकाश सिंह ही है। चतुर्वेदी मैंने शायद बोल दिया क्या झटके में? ओम प्रकाश सिंह। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा जिस संज्ञा के सबका गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? तो किसी की गुण, दशा और स्वभाव लक्षित हो, यानी यह कुर्सी कैसी है,
कुर्सी कैसी है साथियों, टिकाऊ है। बोर्ड कैसा है, टिकाऊ है। ये आम कैसा है, मौसमी है। यानी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। याद, ये सारी चीजें उसकी क्या हो जाएंगी, गुण हो जाएंगी। विशेषण मूलतः 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पर्यायवाची पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है। यानी तीसरे अर्थ का जब द्योतन हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, जब अन्य अर्थ की प्रधानता हो जाए तो। ठीक है, अगला समास है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। तो व्यक्ति, और तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भाव। क्या हो जाएगा, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अगला सवाल है, राम धीरे धीरे टहलता वाक्य में क्रिया विशेषण है। राम धीरे धीरे टहलता है तो क्या हो जाएगा, राम क्या है, क्रिया की विशेषता कौन कर रहा है, टहलना है क्रिया, और क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है, धीरे धीरे। तो यहां पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत काला है, तो बहुत शब्द यहां पर प्रविशेषण है। वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं दे पाते, क्या कहलाता है। तो देखिए, कई छोटे छोटे खंड उसमें जुड़ जाते हैं, कई पद जुड़ जाते हैं, तो उन पदों के बंध को हम क्या कहते हैं, पद बंध कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, यह कैसा वाक्य है। तो साथियों, तुम्हारा नाम क्या है, यह अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है, और अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। तो जब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन करते हैं तो तुम्हारा नाम क्या है, किस प्रकार का वाक्य ठहरता है, प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य संश्लेषण के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। वाक्य संश्लेषण के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो वाक्य संश्लेषण के उद्देश्य के अंतर्गत क्या नहीं आता, कर्म नहीं आता है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर उद्देश्य को हम प्रायः क्या करते हैं, कर्ता कहते हैं, और विधेय यानी कर्ता के द्वारा जो भी काम किया गया उसको विधेय कहते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत सामान्यता क्या आता है, कर्ता ही आता है। विधेय जो कर्ता द्वारा काम किया गया है। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है, यह क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। कर्ता के द्वारा जो विधान किया जाता है उसे विधेय की श्रेणी में रखते हैं। कर्ता जो स्वयं काम करता है, जो कर्ता स्वयं है, उसको हम उद्देश्य की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसमें यण संधि है, इको यणचि, इको यणचि है। ध्यान रखिएगा, ई का या, ऊ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है यण संधि में। तो चलिए देखते हैं यण संधि का कौन सा उदाहरण है, नयन, यद्यपि, विद्यालय। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई का या, ऊ का वा, री का ला। तो यदि धन अपि क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ई का यहां पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है, पवन पो धन अन हो जाएगा, नयन ने धन अन हो जाएगा। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यद्यपि। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे हम क्या कहते हैं। जो पूर्वापर संबंध के साथ किसी संज्ञा के साथ आता है उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर सर्वनाम। इसको बहुत सारे विद्वानों में संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द भी कहा है। बहुत सारे विद्वानों ने इसे संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द भी कहा है। संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द भी सर्वनाम को कहा जाता है। साथियों, पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, पद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा कि पद कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता है। सुप्तिगंतम पदम, तो ध्यान रखिएगा कि पद कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता है। पद अर्थ सांकेतिक करता है। वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब पद बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। ये सारी बातें सही हैं। जैसे हमने राम लिखा तो राम हमारा शब्द है, लेकिन राम के घर में चोर आए, यहां पर राम के साथ के विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया, इसे वाक्य में रख दिया गया, राम क्या हो गया, पद हो गया। यानी कोई भी शब्द वो तब तक शब्द है जब तक वो वाक्य में नहीं रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पद निरर्थक हो सकता है। यहां पर निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, संयुक्त, मिश्र, साधारण या सरल वाक्य। आपको बताना है
मैंने खाना खाया, यहां पर दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और दोनों को कंजक्शन से संयोजक अवयवों के साथ जोड़ा जाता है, तो और के साथ इनको जोड़ दिया गया। हमने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यहां पर यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बिजली चमकती है, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला सवाल है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बहुत आसान सा सवाल है, ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत करेंगे। बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? भागिए मत, 100 सवाल करवाएंगे, 7 सवाल और बाकी है, 7 सवाल और कराएंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधियों के भेद पूछा है तो दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और अयादि, इसका मतलब कुल 5 भेद होते हैं। अगला सवाल है उपसर्ग व शब्दांश है, उपसर्ग व शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? अगर आप 10 मॉडल पेपर चाहते हैं, यदि आप 10 मॉडल पेपर चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें 9628959237 पर। इसमें एक मॉडल पेपर हिंदी का निःशुल्क दिया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 1500, जिसमें जीएस के सवाल भी आपके सम्मिलित होंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक में भी 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम यहां पर गिरना क्या है, कैसी क्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, सॉरी क्या पूछा गया है, हां कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो यहां पर सुनाना, सुनाना और सुनवाना, सुनाना और सुनवाना। तो सुनाना और सुनवाना, सुनाना प्रथम प्रेरणार्थक है और सुनवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। यानी कोई काम स्वयं न करके किसी के माध्यम से जब करवाया जाता है तब उसे यह कहते हैं। अगला सवाल है जिस वाक्य में एक क्रिया होती और एक कर्ता होता है उसको क्या कहते हैं? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? यानी किसी वाक्य को हम किस क्रम में रखते हैं? तो सबसे पहले कर्ता रखते हैं, फिर कर्म रखते हैं, फिर क्रिया रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान रखिएगा, विसर्ग है, कहीं भी ओ की मात्रा शब्द के बीच में दिखाई दे तो वहीं पर आप 2 उपसर्ग लगा दी, वहीं पर आप क्या लगाएंगे? विसर्ग लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। मनः धन योग, बहुत आसान है, कहीं भी शब्द के मध्य में ओ की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा हटाइए, वहां पर विसर्ग रख दीजिए और आपकी संधि हो जाएगी मनः धन योग बराबर मनः योग। यही होगा, बताइए। ठीक है, 98 का हो जाएगा। 99 वाले सवाल पर चलेंगे। जिस कर्मधारय का पूर्व संख्या बोधक हो वहां कौन सा समास होता है? तो वहां पर समास होता है द्विगु समास। लेकिन ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्यावाची शब्द को हम द्विगु समास नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा 44 में कौन सा समास है? तो मैं कहूंगा 44 में आपके द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है 44 में। इसी तरह से मैं कहूं पंच हिमालय, पंच हिमालय में कौन सा समास है? तो पंच हिमालय में भी आपका कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो जरूरी नहीं है कि किसी में अगर संख्या है तो वह द्विगु समास ही होगा। रचना के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? यह सवाल आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है। आज का अंतिम सवाल है। कल आपसे पुनः इसी चैनल पर 10:10 पर मुलाकात होगी। कल इसी चैनल पर पुनः आपसे 10:10 पर मुलाकात होगी। आप सबका इंतजार रहेगा। जब आप सब भारी संख्या में आते हैं तो पढ़ाने में उत्साह भी रहता है, मजा भी आता है और नए सवालों को अच्छे से समझाता भी हूं। तो कल आप लोगों का इंतजार रहेगा। कल फिर आपसे मिलते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अभ्यास बैच से जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप करिए। DTPLB TGT बैच से जुड़ना चाहें, बीपीएससी टीयर 4 बैच से जोड़ना चाहें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी और यूजीसी नेट हिंदी के बैच से जोड़ना चाहें, या फिर आप यूजीसी नेट या फिर आप यूपी टीजीटी के प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहें, व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा। नंबर है 9628959237। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।